आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज असेंबली इंतखाबात के लिए त्रिपुरा में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। नागालैंड में कल कागजात नामजदगी वापस लिए जाने के बाद 183 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज मुकर्रर किए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद मुकम्मल हो गई है। तुर्किया शाम के ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 23,700 तक पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया के अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में आज शाम एक रंगारंग तकरीब में इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। और क्रिकेट में नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में कल के स्कोर 7 विकेट पर 321 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अंबासा और उदयपुर में आज इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का त्रिपुरा का यह पहला दौरा होगा, जहां वो चुनाव से पहले इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। दीगर सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर भी रियासत में रैलियों का एहतमाम कर रहे हैं। इस दौरान इंतखाबी कमीशन बेदारी मुहिम के जरिए वोट डालने के फीसद में इजाफा करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिमों में पूरे जोरों शोर से हिस्सा ले रही हैं और मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों के जरिए वोट डालने के फीसद में एक नया रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश कर रही हैं। स्वीप के हिस्से के तौर पर मुआवजात का मरकजी ब्यूरो आला इंतखाबी दफ्तर के ताउन से लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और कठपुतली के तमाशों के जरिए वोटरों में बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरतला से मानस प्रीतम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। मेघालय में रियासती असेंबली इंतखाबात में 36 खवातीन उम्मीदवार समेत 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेघालय के सीईओ ऑफिस के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। 60 मेंबरान पर मुश्तमिल मेघालय असेंबली के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मेघालय में तमाम अहम सियासी पार्टियों ने अपने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिए हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, वाईएमसी समेत सियासी पार्टियां तरक्की के मौजू पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। मेघालय में रियासती असेंबली नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले रियासती आम चुनाव में 12 पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 40 एनडीपीपी, 20 बीजेपी, 22 एनपीएफ, 23 कांग्रेस, 15 एलजेपी, रामविलास, 12 एनसीपी, 12 एनपीपी, 9 आरपीआई, अठावले, 7 जेडीयू, 3 आरजेडी, 1 आरपीपी और 1 सीपीआई और 19 आजाद उम्मीदवार हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागालैंड के आला इंतखाबी अफसर वी शशांक शेखर ने मुत्तला किया कि 4 खवातीन उम्मीदवारों समेत कुल 183 उम्मीदवार रियासती चुनाव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि जांच पड़ताल के दौरान 25 नामजदगियों को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार कागजेटू किनेमी को 31 अकोलोतो असेंबली हलके से कांग्रेस के वाहिद उम्मीदवार कैकशे सूमी के जरिए कल नाम वापस लेने के बाद बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। जनाब शशांक ने मुत्तला किया कि सीएपीएफ की 305 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जबकि सीएपीएफ की 75 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। जनाब शेखर ने कहा कि चुनाव को आजादाना और मुनसिफाना तरीके से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज मुकर्रर किए हैं, जिसके बाद इसके जजों की तादाद मुकम्मल हो गई है। एक ट्वीट में मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने इसका ऐलान किया और कहा कि जुमे को हाईकोर्ट के 2 चीफ जस्टिस को तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद मुकम्मल हो गई है। अब यह तादाद 34 हो गई है। वजीर मौसूफ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार के लिए तरक्की का ऐलान किया, जिनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कल 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मुंबई में सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड और कोरारंडर पास का इफ्तिताह किया, जिससे सड़क ट्रैफिक में कमी आएगी।
वजीर आजम ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियां भारत की तरक्की की रफ्तार की अक्कास हैं। जनाब मोदी ने कहा कि तेज रफ्तार रेलगाड़ियां अब भी 17 रियासतों के 108 जिलों से जोड़ी गई हैं। बाद में वजीर आजम ने मुंबई में मार्वल के मकाम पर अल जामिया अल सेफिया अरबिक एकेडमी की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बोहरा बिरादरी इस बात की मिसाल है कि किस तरह रिवायात और जदीदियत एक साथ जारी रह सकती हैं। वजीर आजम ने खवातीन की तालीम को तरजीह देने और वक्त के तकाजों के मुताबिक उनके कोर्स को जदीद शक्ल देने पर इस बिरादरी की तारीफ भी की। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। तुर्किया और शाम के ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 23,700 से ज्यादा हो गई है। 2 दहाइयों में ये 8.7 शिद्दत का इंतहाई तबाहकुन ज़लज़ला था। एजेंसियों और बचाव कारकुनों ने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अब भी बहुत से लोग मलबे में दबे हुए हैं। इंतहाई शदीद सर्दी के सबब बचाव कार्रवाइयों में रुकावट पेश आ रही है। इस दौरान शामी हुकूमत ने मुल्क के शिमाल मगरबी सूबे में बागियों के कब्जे वाले इलाके में ज़लज़ले से मुतासिर लोगों के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद भेजने की इजाजत दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये इंतहाई मुश्किल वक्त है और भारत तुर्किया के अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने की अपनी कोशिश जारी रखेगा। तुर्किया में भारतीय बचाव टीम के रोल के बारे में वजारत खारजा के एक ट्वीट का जवाब देते हुए वजीर आजम ने ट्वीट किया कि भारतीय टीमें ऑपरेशन दोस्त के हिस्से के तौर पर दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीमें ज्यादा से ज्यादा जानो माल बचाने को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरमायाकारों की 3 रोजा आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस रियासत के लिए काफी फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से पॉलिसी साज, सरकर्दा सनतकार, माहिरीन तालीम, दानिश्वर और दुनिया भर के रहनुमा यकजा हो रहे हैं ताकि मिलकर तिजारत के मौकों के इम्कानात तलाश करें और शराकतदारी कायम करें। जनाब शाह कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इजलास से खिताब कर रहे थे जिसका उन्वान था यूपी हिफाजत में इजाफा और एमएसएमई नीज कोऑपरेटिव इदारों को बाअख्तियार बनाना। वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस के नए मुकर्रर अफसरान के 74वें बैच की परेड का मुआयना करेंगे। 166 आईपीएस अफसरों समेत तरबियत पाने वाले कुल 195 अफसरान दीक्षांत परेड में हिस्सा लेंगे। तरबियत पाने वाले बकिया 29 अफसरान का ताल्लुक भूटान, मालदीव, नेपाल और मॉरिशस पुलिस से है। एकेडमी के डायरेक्टर एएस राजन ने बताया कि 37 खातून अफसरान हैं जो कुल तादाद का 23% हैं। ये खातून अफसरान भी परेड में हिस्सा लेंगी। इस परेड की कमान केरला काडर के शहंशाह के एस संभालेंगे जो ऑलराउंड टॉप हैं। जनाब राजन ने यह भी बताया कि इस कोर्स का मॉड्यूल मुल्क में पुलिस अफसरान की मुलाजमत की मौजूदा जरूरतों पर गौर करते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कोर्स के दौरान रवैये से मुतालिक तरबियत को भी खुसूसी अहमियत दी गई है ताकि तरबियत पाने वाले अफसरान में मजीद हमदर्दाना और मुतासरीन का खास ख्याल रखने का रुझान पैदा किया जा सके। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर धामी ने कहा है कि चंद हरीफ सियासी पार्टियां अपने जाती मफादात की खातिर रियासत के कुछ नौजवानों को उकसा रही हैं। वो देहरादून में गैर मुलाजमत याफ्ता चंद नौजवानों के हालिया एहतजाज का हवाला दे रहे थे। जनाब धामी ने कहा कि इसके पीछे खारिजी अनासिर का हाथ है जो उनकी शनाख्त के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बीओएससी ने आज 10वीं से 12वीं तक के सालाना रेगुलर इम्तिहान 2023 के लिए डेट शीट का ऐलान कर दिया है। ये इम्तिहान मरकज के जेर इंतजाम इन इलाकों के स्कूलों में कराए जाएंगे जहां मौसम मामूल के मुताबिक है। हमारे जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि जीके बीओएससी के तालीम से मुतालिक डायरेक्टर की तरफ से जारी की गई डेट शीट के मुताबिक मामूल के मौसम वाले इलाकों में 10वीं क्लास का इम्तिहान 9 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह 11वीं क्लास का इम्तिहान इन इलाकों में 6 मार्च से शुरू होकर 19 अप्रैल को खत्म होगा, जबकि 12वीं का इम्तिहान 8 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ کسان ڈرون فروغ کے لیے اب تک موصول ہوئی تجاویز کی بنیاد پر تقریباً 127 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں جناب تومر نے کہا کہ اس فنڈ کی رقم میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کو 300 کسان ڈرونز خریدنے اور ان کے کام کاج اور استعمال کے طریقے کو دکھانے سے متعلق پروگراموں کے اہتمام کے لیے دی گئی رقم بھی شامل ہے۔ 5ویں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج بھوپال کے اپر لیک میں ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر مملکت نشت پرمانک بھی اس تقریب میں موجود رہیں گے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2022 کا 30 جنوری کا آغاز ہوا تھا۔ 13 دن تک جاری رہنے والے 27 طرح کے مختلف کھیلوں کے مقابلے میں کئی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 6000 کھلاڑیوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ میڈل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اختتامی تقریب سے پہلے وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے بوٹ کلب تک منعقد کی جانے والی بڑی ریلی میں سبھی فاتحین کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ یہ سبھی کھلاڑی خصوصی طور پر بنائی گئی بس چیمپئنز میں بیٹھیں گے۔ مہاراشٹر 154 میڈل جیت کر تمغوں کی فہرست میں پہلی پوزیشن پر برقرار ہے۔ ہریانہ 116 تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے، جبکہ میزبان مدھیہ پردیش 90 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ مواصلات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج نئی دلی کے پرگتی میدان میں ڈاک ٹکٹ اکٹھا کرنے سے متعلق قومی نمائش نیشنل فلیٹلک ایگزیبیشن امرت پیکس 2023 کا افتتاح کریں گے۔ اس 5 روزہ نمائش کا اہتمام مواصلات کی وزارت کے تحت ڈاک محکمے نے کیا ہے۔ نمائش میں ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور تاریخ کو پیش کیا جائے گا۔ کرکٹ میں بھارت ناگپور میں ودربھ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں آج صبح پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں آسٹریلیا کے خلاف اپنے کل کے اسکور 7 وکٹ پر 321 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ خواتین کے کرکٹ میں کیپ ٹاؤن میں کل نیو لینڈز کے مقام پر T20 عالمی کپ کے پہلے میچ میں سری لنکا نے میزبان جنوبی افریقہ کو 3 رن سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 130 رن کے نشانے کو حاصل کرنے کی کوشش میں جنوبی افریقہ نے مقررہ 20 اوورز 1 وکٹ پر 126 رن بنائے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر حیدرآباد میں آج سیاحت کے مرکزی وزیر کشن ریڈی کے ساتھ فارمولا ای چیمپئن شپ کا آغاز کریں گے۔ جناب ٹھاکر آج دوپہر بیگم پیٹ ہوائی اڈہ پہنچیں گے۔ ابھی تک کی بھارت کی اس پہلی فارمولا ای ریس حیدرآباد ای پرکس کا انعقاد حیدرآباد میں ہو رہا ہے۔ ریس کا آغاز حسین ساگر جھیل کے کنارے اور NTR مارگ پر حیدرآباد اسٹریٹ سرکٹ سے ہوگا۔ نویں سیزن کا چوتھا راؤنڈ آج بعد میں منعقد کیا جائے گا۔ یہ پچھلے 10 سال میں ملک میں پہلا موٹر اسپورٹ مقابلہ ہے۔ حیدرآباد دنیا کا ایسا 27واں شہر ہے جہاں اس مقابلے کی میزبانی کی جا رہی ہے، جو کاربن اخراج سے پاک پہلا مقابلہ ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں UP گلوبل انویسٹر سمٹ کے افتتاح کے بعد ملک کے سرمایہ کاروں اور بیرون ملک کے نمائندوں سے وزیر اعظم کے خطاب کی خبر کو جری سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی خوشحالی میں ہی دنیا کی خوشحالی مضمر ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ممبئی میں وزیر اعظم کے ذریعے بوہرا فرقے کی درسگاہ الجامعۃ السیفیہ اور کتب خانے کے افتتاح کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کی ترقی میں سب کا حصہ، ہماری کوشش ہے کہ کوئی پچھڑ نہ جائے۔ سپریم کورٹ کے لیے 2 نئے ججوں کے ناموں کا اعلان، ججوں کی 34 تعداد اب مکمل۔ اس خبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا نے توجہ مرکوز کی ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب نے حج 2023 کے لیے آن لائن فارم بھرنے کی شروعات سے متعلق خبر کو اجاگر کیا ہے، جس کے مطابق فارم 10 مارچ تک بھرے جا سکیں گے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اسمبلی انتخابات کے لیے تریپورہ میں 2 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ ناگالینڈ میں کل کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کے بعد 183 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں 2 نئے جج مقرر کیے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد مکمل ہو گئی ہے۔ ترکیہ شام کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 23,700 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کے عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اور کھیلو انڈیا یوتھ گیمز بھوپال میں آج شام ایک رنگا رنگ تقریب میں اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔